Hello students, my name is Manish Vajirani. In this video, I'll be covering the full chapter of company's final account. In earlier year, in 11th standard, you have already studied proprietary's final account. In proprietary's final account, generally we make three accounts, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. But here in company's final account, generally we have to make two accounts only, and that is statement of profit and loss account and balance sheet. See, I would like to correct myself. We don't have to make any account. We have to make a statement. In company's final account, we have to make statement of profit and loss and balance sheet. Okay, so let's start with the format first. Earlier we used to write everything in डजेंट मैटर, हमें पता नहीं होता हम कहाँ पे लिखते हैं क्या है. मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी हम बैलेंस शीट में ऊपर लिख देते थे, और कोई मशीन थी वो भी हम नीचे लिख देते थे, डेटर्स थे असेट साइड पे नीचे लिख देते थे, क्रेडिटर्स ऊपर लिख देते थे, कैपिटल नीचे लिख देते थे. लेकिन कंपनीज फाइनल अकाउंट्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है. कंपनीज फाइनल अकाउंट में उन लोगों ने एक फॉर्मेट दे दिया है. किन लोगों ने फॉर्मेट दे दिया है? कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने ये जो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया था, 2013 वो पहले बना था 1956 में. 1956 का जो अपडेट हुआ 2013 में. सो उसी को हम फॉलो करेंगे. जो फॉर्मेट दिया गया है वो आराम से हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस statement. As you can see in the sum, statement of profit and loss for the year ended 31st 3 2017. सर ये 31st 3 2017 क्यों ली? अरे कोई भी एक डेट ले ली या रिज्यूम कर दी. हमें क्या अभी तो सिर्फ फॉर्मेट देखना है. हमारा अभी काम क्या है? फॉर्मेट को ध्यान से देखना है. चलिए, उससे पहले फॉर्मेट में शुरू करो. उससे पहले मैंने यहाँ पे इस वीडियो की तरफ देखिए, आप आराम से देखिए. ये है एक बीच में एक ये पेंसिल है. मुझे पता है ये पेंसिल है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको अज्यूम करना है कि ये बीच की लाइन है, और यहाँ पे आपका ये ऊपर बैलेंस शीट दी गई है. प्रोप्राइटरीज की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, यहाँ पे लायबिलिटीज है, यहाँ पे असेट्स है. ध्यान से सुनना मेरी बात. यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बैलेंस शीट दे दी गई है, यहाँ पे लायबिलिटीज है, यहाँ पे असेट्स है. सो हमने और कुछ नहीं किया कंपनीज फाइनल अकाउंट्स में. यहाँ पे लायबिलिटीज है, यहाँ पे असेट्स है. सो लायबिलिटीज को हमने ऊपर ले लिया और असेट्स को हमने नीचे रख दिया. दैट्स इट, वेरी सिंपल. बट यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट. सो बैलेंस शीट के अंदर ऐसा हुआ, सेम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी हुआ. पहले हम दो अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों अकाउंट बनाते थे, उन दोनों को अभी हमने मर्ज कर दिया. मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही हो गया, लेकिन हमने एक नाम दे दिया. कंपनी फाइनल अकाउंट वालों ने नाम क्या दे दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग समथिंग. ठीक है, तो उसका क्या सर? अरे उसका भी सिंपल. ये देखो, एक बीच की लाइन है, यहाँ पे ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है. मतलब कि ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स. ध्यान से देखना. आई डोंट नो आप कौन सी साइड देख रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना. आप ऐसा अज्यूम मत करना सर हमने तो ऐसा किया था, डेबिट में ये एक्सपेंस. अभी यहाँ पे जो है वो फाइनल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड मिक्स लिखा हुआ है मैंने अभी, और क्रेडिट साइड यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है. क्रेडिट साइड पे मैंने ऑल द इनकम्स लिखी हुई है. चलिए, अभी यहाँ से ध्यान से देखिएगा. ये पेंसिल को मैं घुमाने जा रहा हूँ. दैट मीन्स कि ऑल द इनकम्स ऊपर आ गई, ऑल द एक्सपेंसेस नीचे चले गए. वेरी सिंपल. और जो गैप बचा वो अपना प्रॉफिट. सिंपल. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे प्रोप्राइटर्स फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो ही है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है. ये उसको ऐसे कर दिया है, क्रेडिट साइड ऊपर ले ली, डेबिट साइड नीचे रख दिया, और बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज ऊपर ले ली, असेट्स नीचे ले ली. सिंपल. चलिए शुरू करते हैं हम फटाफट फॉर्मेट की ओर. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सबसे पहले हमको यहाँ पे फॉर्मेट लिखना पड़ेगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नंबर लिख दिया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? सेल्स. सिंपल. उसके बाद नंबर 2 अदर इनकम. सर ये अदर इनकम कौन सी होगी? डायरेक्ट सब में दे देंगे हमको. बेटा हाँ, डायरेक्ट दे भी सकते हैं, और नहीं दे तो भी हमें समझना पड़ता है कि डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, वो सब कुछ मिले हमको, तो हम उसको ऐड कर देंगे अदर इनकम्स के अंदर. ठीक है, चलिए फॉर्मेट का आपको पता चल गया. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. ये अमाउंट आउटर कॉलम की अमाउंट है, ये इनर कॉलम की अमाउंट है. चलिए आगे देखते हैं. ये टोटल की कॉलम क्या आएगा? इन दोनों का टोटल. मतलब कि हमने क्रेडिट साइड फुल टोटल कर दिया. ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक आता था उसमें.
आराम से आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा, देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस, फिर हमने एक एक्सपेंसेस हेडिंग मार दिया, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी, लेकिन इन सब के बीच में एक अमाउंट आएगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज नथिंग बट अ परचेस। हमने जो परचेस किया था वो, मतलब कि आप ध्यान से अभी देखोगे ना तो सब डेबिट साइड आएगी। चेंज इन स्टॉक, सर ये तो कुछ हमने सुना नहीं था, चेंज इन स्टॉक वाला तो किस्सा अभी तक हमने सुना ही नहीं। अरे बेटा सिंपल है, चेंज इन स्टॉक उन लोगों ने क्या बोला कि तू क्रेडिट यहाँ पे लिखता है और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखता है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखता है, इससे अच्छा तो एक काम कर मिक्स करके लिख दे। मतलब क्या बोला उन लोगों ने फॉर्मेट में, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो। अभी ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग शायद माइनस आए, सॉरी ओपनिंग शायद माइनस आए, मीन्स इसका आंसर शायद माइनस आए, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे माइनस लिख देने का, और क्या, सिंपल। चलिए आगे जाते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस इज समथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय, सैलरी टू एम्प्लॉय, बोनस टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एम्प्लॉय, प्रोग्रेस टू एम्प्लॉय, एनीथिंग टू एम्प्लॉय, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। चलिए और आगे जाते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यू नो दैट। फाइनेंशियल कॉस्ट, सर ये क्या नया किस्सा है फाइनेंशियल कॉस्ट? बेटा फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो हमें लोन लाने पे करता है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन हमने ली उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पैसे लाने के लिए जो एक्सपेंस होगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट, सिंपल। शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ता है। अभी शायद ऐसा हो सकता है आपका शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अभी आप समझ लो कि हमने किसी के पास से पैसे लिए हुए, बराबर, तो उसको हमको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। सो वो इंटरेस्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट। अदर एक्सपेंस में और कोई बाकी रह गया हो तो उसको लिख देने का, ठीक है। फिर अल्टीमेटली इन सबका टोटल मैं एक सम करवाने वाला हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, आप टेंशन मत दीजिए, आप पहले फॉर्म में देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर ये जो टोटल रेवेन्यू आई थी उसमें से ये सब एक्सपेंसेस लेस करके जो मेरी अमाउंट आएगी उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब है कि ऐसा प्रॉफिट के जो जिसके ऊपर अभी मेरा टैक्स कटा नहीं है, उसके बाद टैक्स कट दे देने, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना परसेंटेज सम के अंदर दिया हो वो काट देने का, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट। अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर माइनस में फिगर आए तो माइनस में फिगर आए तो क्या हुआ, तो लॉस, टोटल लॉस, टोटल प्रॉफिट की जगह टोटल लॉस। चलिए सिंपल समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है हमको। चलिए शैल वी मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। यस, एज यू कैन सी इन द वीडियो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी वेरी सिंपल, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ऑलरेडी एक बार तो मैंने समझा दिया है आपको। फटाफट वापस फॉर्मेट कैसे कहाँ से लिखना है फटाफट देख के जाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017, मैंने एक डेट अज्यूम कर दी थी वो लिख दी। अब यहाँ पे दो पार्ट में, मतलब कि एक असेट आएगी एक लायबिलिटी आएगी, पहले लायबिलिटी आएगी फिर असेट्स आएंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सर ये इक्विटी क्या है? इक्विटी जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं वो है सिंपल। ऐसा हो सकता है कि आपका इक्विटी का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं, अभी ऐसा समझ लो कि इक्विटी एक हमने पब्लिक के पैसे उठाए हुए हैं तो वो भी तो हमारी लायबिलिटी होगी ना, सिंपल। तो उसके अंदर नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। चलिए देखिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या है, शेयर कैपिटल, और नंबर 2 क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो शेयर्स हमने इशू किए हैं वो सब इसके अंदर आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब ऐसे रिजर्व्स जो प्रॉफिट ही है, पैसे ही है अपने, लेकिन हमने अभी तक यूज किया नहीं है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलती है हमें, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसिडर करते हैं, लेकिन मुझे पता है एक्सप्लेन करना बाकी है शेयर का चैप्टर। मैं एक बार थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए और बहुत सारी रिजर्व्स हो सकती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे कि बहुत सारी हो सकती है। चलिए आगे जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, सबसे पहले तो मीनिंग क्या है नॉन करंट लायबिलिटीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बड़ी बड़ी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो। नंबर 1 उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरो करना मतलब किसी का लेना, बोरो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब कि हमने लोन ली है, बैंक से लोन ली, बैंक हमें लोन दे दे तो वो जो लोन है वो भी तो अपनी लायबिलिटी हुई। ये भी इनर कॉलम आउटर कॉलम, यहाँ पे एक नोट नंबर है उसको समझाता हूँ क्या है वो। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बड़े लंबे टाइम के लिए मैंने जो प्रोविजंस रखे हो बिजनेस के अंदर वो, जैसे कि ग्रेच्युइटी फंड, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉई को देना है, किसको, एम्प्लॉयर को, बिजनेस को देना है एम्प्लॉई को, जब वो रिटायर होगा तब उसको दूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए नेक्स्ट उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब छोटी छोटी लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटी मतलब कि तुरंत थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगी वो, वैसी लायबिलिटीज। सॉरी, ट्रेड पेबल्स, उसके अंदर ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीजें आएंगी,
क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, दोनों एक दूसरे के भाई बहन, आपको पता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब थोड़े टाइम के लिए पैसे जो हमने लिए हो किसी से, वो शॉर्ट टर्म लोन जैसा हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बैड डेट रिजर्व। सर आप बोलोगे सर बैड डेट रिजर्व तो रिजर्व है, तो रिजर्व के अंदर आना चाहिए। नहीं, बैड डेट रिजर्व वो प्रोविजन है, मैंने समझाया लॉजिक आराम से। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, जो और किसी और कोई लायबिलिटीज हो जो हमें पे करनी बाकी हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर रिसीव्ड इनकम, जो सब ठीक है, उसका टोटल जो आएगा वो यहाँ पे आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर फिक्स असेट, उसके अंदर टेंजिबल, और नंबर 2 है इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट मींस दोस असेट व्हिच कैन बी टच्ड, मतलब के प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सब अपना टेंजिबल हो गया। और इंटेंजिबल का मतलब क्या है कि दोज असेट व्हिच कैन नॉट बी सीन बट आर असेट, तो वो क्या हो गया, कौन सी असेट हो जाएगी अपनी, ट्रेडमार्क, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, वो सब अपना इंटेंजिबल असेट हो गया। ठीक है। चलिए उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने किसी के शेयर परचेस किए, हमने किसी के डिबेंचर्स परचेस किए, हमने किसी के अंदर इन्वेस्ट किया, वो सब। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने लोन दिया किसी को, तो वो भी तो अपनी असेट हो गई ना। उसके बाद करंट असेट के अंदर 4-5 चीजें हैं, चलिए एक एक फटाफट देख के जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 आएगा, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, दोनों भाई बहन, ऊपर ट्रेड पेएबल जैसा ही है लेकिन उल्टा पूरा। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, वो करंट इन्वेस्टमेंट। 12 महीने से ज्यादा हो गया तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो ऊपर आएगा। चलिए नेक्स्ट, इन्वेंटरीज इज नथिंग बट अ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ऐसी चीजें जो इजीली कन्वर्टेड होगी कैश के अंदर। कैश भी आ गया इसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो कैश पड़ा है वो, बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर जो कैश पड़ा है वो, बिजनेस के अंदर ऑलरेडी जो चेक्स पड़े हुए हैं जो एंड कैश करने बाकी है, वो सब किसके अंदर आएंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर। उसके बाद अदर करंट असेट्स के अंदर क्या आएगा, अदर करंट असेट्स के अंदर छोटी असेट्स जो ये सब में नहीं आएंगे वो आएगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और रिसीवेबल इनकम, वो सब चीजें आएंगी अदर करंट असेट्स के अंदर। आई होप कि मैं क्लियर हूं। मैं एक सम समझाने वाला हूं, पहले मैं एक आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको फुल क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, और by the end of this video I'll be giving you one self-evaluationary question that you have to solve by independent way, and you have to send through Instagram। ठीक है, चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पटेल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। ये देखिए ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है और नीचे एक ही एडजस्टमेंट दिया है, प्रोवाइड 30% फॉर टैक्स। ट्रायल बैलेंस आपको पता चल गया। चलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट का बैलेंस शीट है ये। चलिए देखते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट था ये। चलिए फटाफट, सेल्स यहाँ पे कितना है, सेल्स 11,25,000, और यहाँ पे कितना देखिए आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी लिख के दे दिया था इनर कॉलम में 11,25,000। यहाँ पे देखिए और इनर कॉलम के और अदर इनकम्स है कोई अपने पास, अदर इनकम्स देखिए ये रही अदर इनकम्स 30,000। सो यहाँ पे हमने 30,000 लिख दी, इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में आएगा, ये टोटल रेवेन्यू 11,55,000। उसके बाद एक्सपेंसेस में 1 by 1 ये सब एक्सपेंसेस, कई एक्सपेंसेस नहीं है, ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी है, तो यहाँ पे हम डैश करेंगे, और जो भी है वो सिर्फ उठा के रख दिया है और कुछ नहीं है। फिर ये 11,55,000 माइनस 8,55,000, सो आ गया अपना 3 लाख। चलिए यहाँ पे आपने को एक एडजस्टमेंट दिया था, प्रोवाइड 30% प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ये 3 लाख के 30% निकाल लेंगे, सो दैट इज 90,000, और लेस करके जो अपना ये बचा ये अपना हो गया प्रॉफिट। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन थोड़ा होल्ड करने का टाइम देता हूँ, आप पॉज करके इसका क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर दीजिए आप। चलिए उसके बाद ये जैसे भी आ गया, ये दोनों चीजें हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। सर वो कैसे ट्रांसफर होगी, देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट जो अपना बिजनेस का आया, ये प्रॉफिट अपना जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर 2,70,000 लिखा हुआ है। सर बेटा यहाँ पे अपना प्रोविजन, ये टोटल प्रॉफिट कितना है 2,10,000, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया हुआ है अपने को 60,000। अभी मान लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो वो 60,000 प्लस ये 2,10,000, हाँ 2,10,000, तो आ गया अपना 2,70,000। ये शेयर कैपिटल तो अपने को दे ही दी थी, अपने यहाँ पर शेयर कैपिटल होगी, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000।
ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने उठा के रख दी, इन दोनों का टोटल मैंने आउटर कॉलम में कर दिया 10,20,000। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000 यहाँ पे दे देंगे, आपने स्क्रीनशॉट किया होगा, आपको पता चल जाएगा, बैंक लोन दी होगी कहाँ पे भी। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दायरे की दे दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बैंक लोन सिर्फ दे, तो आपको समझना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कुछ थे ही नहीं सम के अंदर। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स डायरेक्ट दे दिए गए थे, और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सर यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहीं पे है ही नहीं, पर बेटा यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स निकाला हुआ है ना 90%, 90,000 30% अपना। सो ये जो 90,000 आया वो हमें पे करना बाकी है, हमने पे नहीं किया, हमने साइड पे पैसे निकाल दिए, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 1 साल के अंदर ही वो पे कर देंगे, मतलब कि वो हो गया वो शॉर्ट टर्म, ठीक है। सो 90,000 ये भी अपनी लायबिलिटी होगी। सो ये सब पूरा टोटल हो जाएगा अपना 17,25,000। उसके बाद जाएंगे हम असेट साइड के ऊपर। असेट साइड में नॉन करंट असेट, उसके अंदर फिक्स असेट, उसके अंदर टेंजिबल यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दी गई है। फिक्स असेट देखिए यहाँ पे, फिक्स असेट टेंजिबल 12 लाख। सो यहाँ पे मैंने उठा के लग दिया 12 लाख। इंटेंजिबल अंदर सम के अंदर है ही नहीं, तो डैश आउटर कॉलम में 12 लाख प्लस 0 इज 12 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना 2,10,000 था। यहाँ पे होगा देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वही अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने रख दिया 2,10,000। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन दी नहीं थी, जाने दो। ट्रेड रिसीवेबल सम के अंदर पूरा सीधा दिया गया है, उन लोगों ने दे दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी यहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं लिया कुछ भी स्टेटमेंट के अंदर। उसके नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 सम के अंदर दे दिया है। अदर करंट असेट्स कुछ है नहीं। चलिए 17,25,000 और यहाँ पे भी 17,25,000, मतलब कि असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी हो गया, अपनी बैलेंस शीट मैच हो गई। समझ गए आप? वेरी सिंपल सम। ये सम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के अंदर ये 11 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अभी मैं एक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक और शेयर करूँगा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन, जिसको आपको मुझे सॉल्व करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको भेजना है, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और हो सके उतना शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है उसको बताइए, और मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे, ठीक है। चलिए बाय।